Okay, going to continue where we left yesterday, and we have already completed till section number 20. We will start from section number 21. What is the title of section number 21? Objections to jurisdiction. In case आपको बाउंड्री से रिलेटेड, एक एरिया के बाउंड्री से रिलेटेड कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है इस एरिया में फॉल करती है या फिर यहाँ फॉल करती है या फिर इस एरिया के अंदर फॉल करती है। सपोज ये दूसरी जुरिस्डिक्शन है, ये दूसरा विधानसभा है या फिर दूसरा शहर है या फिर दूसरा राज्य है, और आपका जो प्लॉट है, आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर आपका जो मैटर है वो कहाँ फॉल करेगा, कौन से कोर्ट में फॉल करेगा, उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं इसमें ना फॉल करके इसमें फॉल करेगा, इस एरिया में ना फॉल करके इस एरिया में करेगा, इस एरिया में ना करके इस एरिया में करेगा, समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसा आपका कोई ऑब्जेक्शन है उसके रिगार्डिंग ये सेक्शन है। What this section says, no objection as to the place of sowing shall be allowed by any appellate or revisional court। ये स्पेशली इंट्रो एक गाइडेंस दी जा रही है एपेलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट को, जो हायर कोर्ट है उनको एक गाइडेंस दी जा रही है कि देखो कोई भी सूट जो है, ऐसा कोई सूट जो ऑब्जेक्शन अराइज कर रहा है जुरिस्डिक्शन के ऊपर कि सर ये वाला जुरिस्डिक्शन नहीं है हमारा और ये वाला जुरिस्डिक्शन है, सो काइंडली ट्रांसफर दिस केस फ्रॉम दिस जुरिस्डिक्शन टू दिस जुरिस्डिक्शन। अगर ऐसी कोई अपील लेके जा रहा है किसी एपेलेट या रिविजनल कोर्ट में, तो उस एपेलेट और रिविजनल कोर्ट को ये इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप तब तक उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो जाती हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स पहले चेक कीजिए, अगर ये फुलफिल होती हैं तभी आप उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कीजिए जुरिस्डिक्शन चेंज करने के लिए। अब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो देखिए। नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सोइंग, कि कोई भी ऑब्जेक्शन प्लेस ऑफ सोइंग के रिगार्डिंग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा किसके द्वारा, एपेलेट या रिविजनल कोर्ट के द्वारा, जब तक कि सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जब तक कि वो ऑब्जेक्शन जो है जुरिस्डिक्शनल ऑब्जेक्शन जो है वो ट्रायल कोर्ट में नहीं उन्होंने अराइज किया था। मींस जहाँ पे वो केस चल रहा है वहाँ पे अराइज ना करके सीधा एपेलेट कोर्ट में वो चेंज करवाने आ गए, नहीं, पहले उनको वहाँ पर जुरिस्डिक्शनल ऑब्जेक्शन अराइज करना था ट्रायल कोर्ट में। अगर वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होता है देन यहाँ पे आओ। इसके साथ साथ ट्रायल कोर्ट में पहले उनको ऑब्जेक्शन अराइज करना था फर्स्ट इंस्टेंस, उसके बाद एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी and in all cases where issues are settled at or before such settlement। तो फर्स्ट इंस्टांस पे करना था उनको ट्रायल कोर्ट में, उसके साथ ही साथ उनको तब करना था जब फैक्ट इन इशू जो है, जो कोर्ट मेंशन करता है कि ये इसमें फैक्ट जो है इशू में आ रहे हैं, ठीक है। जब प्लेंट जाता है, प्लेंट अपनी बातें सुनाता है, फिर डिफेंडेंट जाता है वो अपनी बातें सुनाता है, दोनों की बातें सुनकर जब कोर्ट जो है फैक्ट इन इशू मेंशन करती है कि ये जो फैक्ट्स हैं ये इशू में है, तो उस ड्यूरेशन में उस प्रोसीजर के दौरान आपको तब अराइज करना चाहिए था जुरिस्डिक्शन का कि सर ये वाला जुरिस्डिक्शन तो यहाँ पे हमारा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन है इस एरिया में तो अराइज ही नहीं हुआ, ये तो दूसरे एरिया में अराइज हुआ है, तो उस कोर्ट को देखना चाहिए। तो काइंडली ट्रांसफर इस कोर्ट से विड्रॉ करना चाहेंगे हम और दूसरे कोर्ट में फाइल करना चाहेंगे। तो ये कब कहना था आपको, सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में कहना था, उसके बाद दूसरे नंबर पे जब फैक्ट्री इशू प्रिपेयर हो रहा था उसके आसपास आपको कहना चाहिए था, उसके बाद अगर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है तो फिर लेट हो जाते हो आप। तो ट्रायल कोर्ट में कहना था जब फैक्ट्री इशू अराइज हो रहा था, जब फैक्ट्री इशू फ्रेम हो रहा था तब कहना था, उससे पहले या फिर जब फ्रेम हो रहा था तब कहना था। उसके अलावा अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, इसके अलावा इन दोनों पॉइंट के अलावा ये भी होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं होता है, जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर नहीं किया जाता है, तो जो जस्टिस है वो नहीं मिल पाएगा पार्टीज को, ठीक है, किसी भी एक पार्टी को जस्टिस प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। ये तीनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, 3 पॉइंट आपने देखे होंगे 2 और 3। पहला कि ट्रायल कोर्ट में ही जहाँ पे उन्होंने सूट फाइल किया वहां पर उनको ये जुरिस्डिक्शन वाला पॉइंट ऑब्जेक्शन अराइज करना था। सेकंड,
फ्रेम जब हो रहा था फैक्ट्री इशू, उस टाइम पे या उससे पहले अराइज करना था। तीसरा, अगर नहीं जुरिडिक्शन चेंज होती है तो जस्टिस नहीं मिल पाएगा, दोनों में से किसी एक पार्टी को या दोनों ही पार्टी को जस्टिस नहीं मिल पाएगा। ऑफ कोर्स दोनों में से एक पार्टी को, दोनों पार्टी को कैसे, फिर भी अगर मान लो, तो ये तीनों पॉइंट फुलफिल होने चाहिए, तब जाके जो है एपलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट जो है एक्सेप्ट करेगी ऑब्जेक्शन को जुरिडिक्शन चेंज करने के लिए, उससे पहले नहीं। अगर ये तीनों ही पॉइंट फॉलो नहीं किए गए हैं, फॉर एग्जांपल उसने ट्रायल कोर्ट में जुरिडिक्शन का ऑब्जेक्शन अराइज ना करके सीधा एपलेट कोर्ट में गया, नहीं एक्सेप्ट होगा। फॉर एग्जांपल उसने आधे प्रोसीजर हो गया या फिर लास्ट प्रोसीजर बचा है, थोड़ा सा बचा है, उस टाइम पे वो एपलेट कोर्ट गया और बोला कि सर जुरिडिक्शन नहीं बन रही है उस एरिया की, काइंडली चेंज द जुरिडिक्शन, नहीं, तब भी नहीं। तीसरा, उसको लग रहा है कि जो जस्टिस है उसको नहीं मिल पाएगा, तब वो जाता है, तब भी उसे नहीं मिल पाएगा। ये तीनों ही पॉइंट साथ में होने चाहिए। इफ यू विल नोटिस यहाँ पे एंड लिखा है, एंड मतलब यहाँ पे प्लस करते जाओ, एंड एंड दो एंड हो गया ना, तो एक, दो, तीन, तीन पॉइंट बन रहे हैं इसमें, ये तीनों फुलफिल होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सबसेक्शन 2 देखो, नो ऑब्जेक्शन as to the competence of a pecuniary with reference to the pecuniary limits of jurisdiction shall be allowed। ये सेम पॉइंट वही है, इसमें बस क्या है, पेक्यूनरी की पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है, एज यू नो कि कितने अमाउंट तक का मैटर जो है कौन सा कोर्ट डील करेगी। फॉर एग्जांपल हमारा 20 लाख से 2 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करती है, 2 करोड़ से ऊपर का हाई कोर्ट करती है, 20 लाख से नीचे का 3 लाख से 20 लाख तक का सिविल सीनियर सिविल जज करते हैं। तो ऐसे में मान लो अगर मैटर था 7 लाख का, तो उसको कहाँ जाना चाहिए था, सिविल सीनियर सिविल जज के पास जाना था, लेकिन उन्होंने फाइल कर दिया जूनियर सिविल जज के पास, जिसके पास जो रजिस्ट्रेशन है 3 लाख तक की। तो ऐसे में जो ऑब्जेक्शन है कि वो जज नहीं टेक ओवर कर, वो जज नहीं डील कर सकते हैं, ये तो सीनियर सिविल जज को मैटर जो है डील करना चाहिए था, तो उसको कहते हैं पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, कि ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को डील करने के लिए जूनियर नहीं सिविल जज के पास जाएगा, या सिविल नहीं डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं हाई कोर्ट के पास जाएगा। तो ये दिस इज पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। अब इसको अराइज करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपने इसको ट्रायल कोर्ट में अराइज किया, ठीक है, आप ट्रायल कोर्ट में इसको अराइज करेंगे। सेकंड, फ्रेम जो फ्रेम फैक्ट इन इशू जो था वो फ्रेम होने से पहले या फिर उसके दौरान आपको करना है, उससे अगर लेट हुए तो नहीं हो पाएगा। तीसरा, जस्टिस मिलने में फेलियर ऑफ जस्टिस, ये तीनों ही पॉइंट जैसे कि सबसेक्शन 1 में हमने देखा था, ये तीनों ही पॉइंट इसमें भी होने चाहिए। अगर नहीं है, इनमें से एक को लेके नहीं जा सकते, तीनों ही होने चाहिए, तब जाके जो है एपलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट जो है उस ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 3 सेज नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट with reference to the local limit of its jurisdiction shall be allowed by appellate or revisional court unless such objection was taken in the executing court at the earliest possible opportunity and unless there has been consequent failure of justice। अब देखो, फॉर एग्जांपल इस कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, ये जुरिडिक्शन ए है और यहाँ पे एक कोर्ट है, इसमें ट्रायल चल रहा था, ये जुरिडिक्शन बी है, इसमें एक कोर्ट है जुरिडिक्शन बी, और ये है जुरिडिक्शन सी, यहाँ पर भी एक कोर्ट है। अब होता क्या है, यहाँ पे सारा मैटर यहाँ पे चल रहा है, लेकिन एट लास्ट पता चलता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या जो कॉज ऑफ एक्शन है वो बी वाली जुरिडिक्शन में है। तो ये क्या है, ये वाली कोर्ट जो है एक ऑर्डर देंगी, इस वाले कोर्ट को ट्रांसफ़र करेंगी एक ऑर्डर कि ये जो है एग्जीक्यूशन जो है इसका, इस वाले इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए वगैरह, समथिंग लाइक दिस। तो इस ऑर्डर को ये बन जाएगा हमारा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, जो एग्जीक्यूट करवाएगा उस चीज़ को, ये ध्यान रखेगा इस चीज़ पे। तो ये हमारा बन गया एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ठीक है। अब पार्टी ये कहती है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये नहीं है
बल्कि ये जो चीज़ है वो यहाँ पर है, और ये चीज़ यहाँ पर है, और ये फॉल करती है यहाँ पर सी के अंडर। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बी ना होगी, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सी होगा, जिसके पास पावर होगी इसको डील करने की, इस चीज़ को। तो मैटर सारा यहाँ पे डील हुआ। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बता रहे हैं सी को, ठीक है, कौन बता रहा है, कोई पार्टी बता रहा है। ऐसे में कोई भी ऑब्जेक्शन अराइज नहीं होगा, ठीक है, विद रेफरेंस टू द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन शैल बी अलाउड बाय। कोई भी ऑब्जेक्शन जो है एपलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में तब तक अराइज नहीं होगा जब तक कि वो व्यक्ति जाके, फॉर एग्जांपल यहाँ इसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट मान लिया गया था, जबकि था कौन सा, सी था, और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट किसको मान लिया, बी। अब ए जो है इस वाले जुरिडिक्शन में जाके और इस कोर्ट को कहेगा कि एग्जीक्यूट करवा दीजिए ये वाला जो ऑर्डर है, कि इसके साथ ऐसा ऐसा करना है, इसको एग्जीक्यूट करवा दीजिए। तो यहाँ पर वो चीज़ अराइज होनी चाहिए कि ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये नहीं है उसी टाइम किसी पार्टी के थ्रू, कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बी नहीं है, एग्जीक्यूटिंग एक्चुअली में सी है, ठीक है। तो तब तब वहां पर अराइज करना चाहिए था। उसके अलावा reference to jurisdiction shall be allowed by the appellate or revision unless the objection was taken in the executing as a police or and unless there has been। इसमें दो ही पॉइंट है, ठीक है। या तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जब वो गए एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, रिगार्डिंग टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर, तब उनको अराइज करना चाहिए था ये ऑब्जेक्शन, या फिर इसके साथ साथ जस्टिस का भी मिलना फेलियर है, जस्टिस नहीं मिल पाएगा, ये दोनों पॉइंट अगर होंगे तभी एपलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट जो है इसको एक्सेप्ट करेगी एप्लीकेशन को सुनने के लिए, अदरवाइज नहीं करेगी। ये दोनों ही पॉइंट फुलफिल नहीं किए, तो दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं कि आपने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाके अराइज नहीं किया, ऑब्जेक्शन अराइज नहीं किया, साथ ही साथ इसमें जस्टिस जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, जस्टिस नहीं मिल पाएगा। ये दोनों ही पॉइंट एक साथ रहेंगे तभी जाके आप, ये दोनों ही पॉइंट आपने फुलफिल मतलब हो रहे होंगे तब जाके आप एपलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में एप्लीकेशन जो है ऑब्जेक्शन जो है राइज कर सकते हैं। तो दिस वाज सेक्शन 21। Now see section 21A, bar on suit to set aside decree on objection as to the place of sowing। Now suppose ये एक एरिया है, और एक एरिया ये है। अब यहाँ पर एक मैटर चल रहा है, ये जो कोर्ट है यहाँ पर एक मैटर चल रहा है, एक मैटर इसमें चल रहा है, और एक कोर्ट यहाँ पर है इस एरिया का। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। नोट सूट सेल lie challenging the validity of a decree passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they are, or any of them claim litigating under the same title on ground based on the objection as to the place of suing. No suit shall lie challenging the validity of decree on ground based on। अब यहाँ पर देखो, ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था, और वो चल रहा था कौन से एरिया में, वो चल रहा था मान लो चेन्नई में, चेन्नई में चल रहा था।
और फिर क्या होता है कि सारी प्रोसीडिंग हो रखी होती है ऑलमोस्ट, डिक्री भी आ जाती है। डिक्री इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल ऑर्डर, ठीक है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्ट किया गया था कि कोई कमांड दिया गया होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। अब इन दोनों पार्टी में से एक को लगा, उनको अभी तक लग रहा था कि हाँ मेरे फेवर में आ सकता है, लेकिन इन केस उनके मन में अब लग रहा है कि नहीं, ये तो आधी प्रोसीडिंग हो गई है और मुझे नहीं लगता कि मेरे फेवर में आएगा। तो वो क्या कहता है, वो सेम सूट जो है, सेम मैटर का, सेम सब्जेक्ट मैटर का, वो जाता है दिल्ली में फाइल करने, क्योंकि वहां पर भी उसके अकॉर्डिंग जुरिडिक्शन बन रहा था। वो दिल्ली में चला जाता है। ये नाम भी तो लंबा है। तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऑलरेडी कोई मैटर जो है, नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ ए डिक्री, कि ये जो डिक्री इशू हुआ है इस कोर्ट के थ्रू, इसको चैलेंज दूसरे कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है, कि इसको सेट असाइड कर दिया जाए। पास्ट इन अ फॉर्मर सूट, फॉर्मर सूट कौन सा, जो इसमें चल रहा था, बिटवीन द सेम पार्टी, जो कि सेम पार्टी के बीच में है, और बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, और ऐसे पार्टी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, ठीक है, या फिर सेम टाइटल के लिए दोनों फाइट कर रहे हैं ऑन एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सोइंग, ठीक है। तो ये बी जो है यहाँ पर जाके ये नहीं कह सकता कि ये जो प्लेस है, ये इसमें जो रिजेक्शन बनी नहीं रही थी और इसकी जो डिग्री है वो सेट असाइड कर दो। या फिर ए जाके बाद में ए जाके नहीं कह सकता इस वाले कोर्ट में कि इसकी जो डिग्री है, डिग्री इशू हुआ है, वो डिग्री सेटिस्फाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो रिजेक्शन नहीं बन रहा था। तो ऐसे में ये जो कोर्ट है नहीं करेगा सेटिस्फाइड, ठीक है। बार ऑन सूट, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सोइंग, ठीक है। तो ये बार करता है, ये रोक लगाता है। नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ ए डिग्री passed in a former suit between the parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title or any ground based on an objection as to the place of suing। तो कि जो जगह है वो वहाँ वो जुरिडिक्शन बनी नहीं रही है, तो वहाँ पे सूट नहीं फाइल कर सकते, ऐसा डिग्री इशू अराइज होने के बाद नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में फॉर्मर सूट का मतलब है, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट मीन्स अ सूट विच हैज डिसाइडेड प्रायर टू द डिसीजन in the suit in which validity of a degree is questioned, where whether or not the previously decided suit was instituted prior to the suit in which the validity of such degree is questioned। इसमें फॉर्मर सूट का मतलब होता है कि जो जिस कोर्ट की पहले डिसीजन आ गई, मान लो दोनों ही केस में, अनफॉर्चुनेटली मान लो दोनों केस में, दोनों कोर्ट में चल रहा था, अब इसमें भी डिक्री आई और इसमें भी डिक्री आएगी, ठीक है। पहले इस मान लो इसमें पहले केस चल रहा था, ठीक है, इसमें पहले केस चल रहा था और इसमें केस बाद में फाइल हो भी गया, चलो मान लो केस फाइल हो गया, इनको नहीं पता था केस फाइल हो गया। उसके बाद पहले इसमें स्टार्ट हुआ था, पहले इसमें स्टार्ट हुआ था, बाद में इसमें स्टार्ट हुआ था, लेटर टू में स्टार्ट हुआ था। टू को पता नहीं था, क्योंकि ऐसे तो अगर पता होता तो ऑब्जेक्शन अराइज हो जाता, बार लग जाता, बट मान लो नहीं पता था तो यहाँ पे भी सूट फाइल हो गया। अब मान लो टू की डिग्री जो है पहले आ गई, वन से पहले आ गई, तो ये वाला जो है ये फॉर्मर सूट माना जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मर सूट माना जाएगा। और फिर बाद में इस डिग्री को यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी डिग्री पहले आ गई, इसकी डिग्री पहले आ गई, तो इस डिग्री को यहाँ चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से मान लो अगर दोनों में फाइल हो भी गया है, तो फॉर्मर सूट वो माना जाएगा जिसकी डिग्री पहले आ गई है, भले ही वो बाद में फाइल हुई हो, डजेंट मैटर कि इसमें पहले इसमें फाइल हुई थी, बाद में इसमें फाइल हुई थी, लेकिन इसकी डिग्री पहले आ गई, तो इसकी डिग्री को इसमें चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो बार लग जाएगा उस पर। दैट व्हाट सेक्शन 21 ए सेज, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सेइंग, कि प्लेस जो है वहां पर वो जो उसकी जुरिडिक्शन नहीं बन रही है, तो उसको सेट असाइड उस डिग्री को कर दिया जाए
तो वो नहीं कर सकते हैं, उस पर बार लग जाएगा। ठीक है। तो दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। अब करना भी हो, अगर करवाना भी हो तो कौन कर सकता है, उसके लिए सेक्शन नंबर 22 है। नाउ सी द सेक्शन नंबर 22। What section number 22 says? Power to transfer suit which may be instituted in more than one court. अब किसके पास है सूट ट्रांसफर करने की पावर, जो दो कोर्ट में दो कोर्ट में डील किया जा सकता था। फॉर एग्जांपल, एज वी हैव ऑलरेडी रेड कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 की कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे अराइज हो, 20C के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी सूट, कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे अराइज हो वहाँ पर भी सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर डिफेंडेंट जहाँ रहता है विच वॉज सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 1 ना 20 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। व्हाट क्लॉज ए एंड क्लॉज बी से इसकी डिफेंडेंट जहां रहता है वहां पर अभी आप सूट फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज कॉज ऑफ एक्शन जहां पर अराइज हुआ है आप वहां पर भी सूट फाइल कर सकते हैं। तो सपोज डिफेंडेंट यहाँ पे रहता है, एट प्लेस ए डिफेंडेंट रहता है और एट प्लेस बी जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। पावर टू ट्रांसफर सूट विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। अब इन दोनों में से कौन से में सूट फाइल होगा, ठीक है, इसकी पावर जो है ये कौन किसको दी गई है कि कौन डिसाइड कर सकता है कि दोनों में से कौन सा सुटेबल कोर्ट रहेगा। दोनों ही एलिजिबल है, दोनों में एक मैटर जा सकता है, लेकिन कंफ्यूज है पार्टी एक पार्टी कह रही है इसमें, एक पार्टी कह रही है इसमें, तो वो जाते हैं फिर एपलेट कोर्ट में, फिर एपलेट कोर्ट बताएगा उनको कि कौन से में फाइल कर सकते हो आप। वेयर अ सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन और मोर इन एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स, जहां पर दो या दो से अधिक कोर्ट एलिजिबल हो और उनमें से किसी एक में सूट फाइल कर सकते हैं, एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट, ठीक है, और उसमें उनमें से किसी एक में सूट जो है फाइल हो गया है, सपोज दिस इज द सूट और ये इसमें कोर्ट में फाइल हो गया है, एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट, एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी, जो डिफेंडेंट है वो, और ये प्लेंटिफ है, और मान लो एक और डिफेंडेंट है, और मान लो एक और डिफेंडेंट है, ठीक है, इनकेस है तो, अगर एक है तो एक है तब भी कोई बात नहीं। एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी, फॉर एग्जाम्पल इसको इशू है तो ये इस पार्टी को नोटिस करेगा, इस डिफेंडेंट को और इस प्लेंटिफ को नोटिस करने के बाद अदर पार्टीज में एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर सूट issues are where issues are settled at or before any such settlement, वही कि सेटलमेंट जब फैक्ट इन इशू जब फ्रेम हो रहा था तो उससे पहले या फिर उस टाइम पे आपको जो है प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट्स को नोटिस जो है करना है कि देखो आई वांट टू चेंज द जुरिडिक्शन बिकॉज दिस इज नॉट सुटेबल जुरिडिक्शन फॉर मी, ठीक है, इशू आर सेटल और बिफोर सेटलमेंट, इशू फ्रेम होने से पहले या फिर उसके दौरान अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट, ठीक है, तब इसी कोर्ट में इनको नोटिस करने के बाद इसी कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि सूट को जो है इस कोर्ट से नहीं दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, एंड टू कोर्ट विच सच एप्लीकेशन इज मेड, जिस कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर पार्टी, ये कंसीडर करेगी, ये इनसे पूछेगी, ये इनसे पूछेगी, ये इनसे पूछेगी कोर्ट कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं है, इफ एनी shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed, ये डिटरमाइन करेगी ये कोर्ट कि कौन से कोर्ट में जो है ठीक रहेगा पार्टीज के लिए। मान लो इनको एक्चुअली मेरे कोर्ट को लगता है कि नहीं ये नहीं ठीक रहेगा, बी ठीक रहेगा, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर करवा देंगी। सो दिस गोना बी द पावर दैट this court have right now, that the section 22 give to this court to transfer the suit from this court to court number B, so court B, ठीक है।
ठीक है, डिफेंडेंट अराइज करेगा, मान लो इसको इशू नहीं है, इसको इशू है, तो ये नोटिस करेंगे इनको, ये वाला डिफेंडेंट जो है इनको नोटिस बताए, इनको नोटिस सेंड करेंगे, इसको इनको करेंगे, इनको बताने के बाद और कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देंगे कि हम आई वांट टू चेंज द कोड। फिर कोर्ट जो है इनसे पूछेगा कि आपको कोई इशू है, नहीं है, ठीक है, क्या क्या आपके फेवर में है। मान लो प्लेंटिव भी जा सकता है, प्लेंटिव भी, वेट, इसमें डिफेंडेंट मेंशन, एनी डिफेंडेंट, सॉरी नॉट प्लेंटिव, एनी डिफेंडेंट, क्योंकि इशू जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग डिफेंडेंट को ही होगा, प्लेंटिव तो जाएगा ही अपने अकॉर्डिंग, प्लेंटिव तो पता करके जाएगा कि ये वाला कोर्ट बन रहा है उसके, लेकिन अगर डिफेंडेंट बाद में आता है और फिर कहता है कि नहीं ये कोर्ट ठीक नहीं है, ये वाला कोर्ट ज़्यादा फेवरेबल लगेगा, हम चारों के लिए पास में रहेगा, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे में कोर्ट जो है इन सबसे, जिसको ऑब्जेक्शन अराइज हुआ है उसका छोड़ के बाकी सबसे पूछ के कि व्हाट्स योर ओपिनियन, और ये सब डिसाइड वगैरह करके जो उसको सही लगता है, चाहे तो वो इग्नोर भी कर सकता है, वो इसी में प्रोसीडिंग आगे कर सकता है कि ये मान लो ये मना करता है कि नहीं हमें उसमें नहीं जाना, ये कहता है हमें उसमें नहीं जाना, प्लेंटिव भी कहता है हमें उसमें नहीं जाना, तो और इसकी भी बात उतनी रीजनेबल नहीं लगती है, तो इसी में इग्नोर हो जाएगी इसकी बातें और इसी में फिर कंटिन्यू प्रोसीडिंग जो है कंटिन्यू हो जाएगी। सो Section 22 basically giving the power to this court to listen up the defendant and then decide the jurisdiction that which court shall try the matter. Next, see section number 23. To what court application lies? एप्लीकेशन जो है ट्रांसफर का वो कौन से कोर्ट में जाएगा? Where the several courts having jurisdiction are subordinate to the same appellate court. Actually, I have made a mistake. 22 doesn't 22 is not giving a power to this court. दो कोर्ट थे ना, एक ये कोर्ट थे और एक ये कोर्ट था, तो इस कोर्ट को पावर नहीं मिल रहा है। पावर किसको मिलेगा? टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, किस कोर्ट के पास पावर जाना चाहिए वो सेक्शन नंबर 23 बता रहा है। वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन, इसके पास भी जुरिसडिक्शन है, इसके पास भी जुरिसडिक्शन है, are subordinate to the same appellant court, an application under section 22 shall be made to the appellate court. मान लो ये दोनों कोर्ट जो है सिविल कोर्ट है, ठीक है, और ये दोनों ही एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में आते हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया मान लो 30,000 ही हो गया, या फिर कोई से भी डिस्ट्रिक्ट, कोई से भी आप अपना डिस्ट्रिक्ट ले लो, उसके अंडर आ गया, तो वो जो एप्लीकेशन है कि इसमें से ना, इसमें से ट्रांसफर करके इसमें से निकाल के इसमें विड्रॉ करके इसमें ट्रांसफर कर दिया जाए, वो एप्लीकेशन जाएगी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, ठीक है, एपलेट कोर्ट के पास, ठीक है, क्योंकि उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में इन दोनों कोर्ट की जुरिडिक्शन पड़ रही है। वेयर सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपलेट कोर्ट, मान लो एक एपलेट, ये एपलेट कोर्ट की जुरिडिक्शन है और ये दूसरे एपलेट कोर्ट की जुरिडिक्शन है, ठीक है, ये मान लो ये हो गया, ये था 30,000 और ये है करकरडुमा, ठीक है, और एक कोर्ट यहाँ पर है और एक कोर्ट यहाँ पर है। अब किसके पास जाएगी? ये एपलेट कोर्ट है, एक ये एपलेट कोर्ट है, तब किसके पास जाएगी? ये तो एक ही एपलेट कोर्ट में दोनों कोर्ट पढ़ रहे थे तो एक के पास गया, लेकिन दोनों ही अलग अलग एपलेट कोर्ट है तो ऐसे में जाएगी हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन इससे भी बड़ी है, ये तब जाएगी, दोनों ही एपलेट कोर्ट एक ही हाई कोर्ट में फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो अब किसके पास जाएगी एप्लीकेशन? हाई कोर्ट के पास। इन केस इन केस ये हाई कोर्ट है, दिस इज अ हाई कोर्ट, और एक हाई कोर्ट ये है, और जो कोर्ट था, एक कोर्ट इस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में पड़ रहा है और एक इस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में पड़ रहा है, आपके किसके पास जाएगी? अब उसके पास जाएगी, एप्लीकेशन उस हाई कोर्ट के पास जाएगा जिस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में जो कोर्ट था उसमें एप्लीकेशन जो लगी थी, ठीक है, ये कोर्ट है और ये पड़ता है दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में, और ये है चेन्नई का हाई कोर्ट, चेन्नई का हाई कोर्ट है ये। तो
ये कोर्ट फॉल करता है दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में, और ये दूसरा हाई कोर्ट है। तो ऐसे में एप्लीकेशन किसके पास जाएगी ट्रांसफर करवाने के लिए? उसी हाई कोर्ट के पास जाएगी जहां जिसके जुरिडिक्शन में कोर्ट जो है, जिसके जुरिडिक्शन में जो कोर्ट था उसके अंडर जो सूट फाइल किया गया, उसी हाई कोर्ट के पास जाएगी। ठीक है, वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट, जहां पर डिफरेंट हाई कोर्ट है और उसके सबऑर्डिनेशन में कोर्ट है, तो ऐसे में एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्राउड इज सिचुएट। कि जो पहले ही जो हाई कोर्ट था उसकी जुरिडिक्शन में जो कोर्ट में हमने फाइल किया था, तो उसी उसी वो जो कोर्ट है जहाँ पे सूट फाइल किया था, वो जिस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में फॉल करता है ना, उसी हाई कोर्ट के पास जाएगी और वही हाई कोर्ट ट्रांसफर कर पाएगा। सो दिस वाज सेक्शन नंबर 23। इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी इसको पॉज करके कंटिन्यू करते हैं।